नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे वानिकी के अंदर हम टेंडिंग ऑपरेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। हाँ, अब सही है। हम चर्चा कर रहे थे साथियों, फॉरेस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे थे टेंडिंग ऑपरेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं। टेंडिंग ऑपरेशन के बारे में जो हमने पहले पढ़ा था उसका मैं एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं 5 मिनट के अंदर। उसके बाद में हम टेंडिंग ऑपरेशन के जो टाइप्स थे उनको फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। तो टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर हम पढ़ रहे थे थिनिंग के बारे में। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में पढ़ रहे थे? थिनिंग के बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे थे, जिसमें थिनिंग का अर्थ क्या होता है वो देखा था हमने। उसके बाद में हमने जो थिनिंग है इसके 2 भागों में इसको विभाजित किया था। एक तो क्या था हमने इवन एज थिनिंग, और दूसरा क्या था हमने इवन एज थिनिंग। थिनिंग को हमने 2 भागों में बांटा था साथियों, इवन एज थिनिंग और अनइवन एज थिनिंग। जो हमारा अनइवन एज थिनिंग है इसको हमने 6 भागों में बांटा था, और जो अनइवन एज थिनिंग थी इसको हमने एक भाग में बांटा था। जो इसके जो 6 प्रकार थे वो कौन कौन से थे? तो पहला था इसमें मैकेनिकल थिनिंग था, दूसरा था इसके अंदर ऑर्डिनरी थिनिंग, तीसरा था इसके अंदर क्राउन थिनिंग, नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 हो जाएगा इसमें फ्री थिनिंग, नंबर 6 था हमारे क्राइबेसिस थिनिंग, और नंबर 6 हो जाएगा इसके अंदर हमारे न्यूमेरिकल थिनिंग। ठीक है ना? तो ये हमारे 6 जो थिनिंग का टाइप है ये किसके अंदर? इवन एज थिनिंग के अंदर हो जाएगा, और अनइवन एज थिनिंग के अंदर हो जाएगा इसमें सेलेक्टेड थिनिंग हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमने कल देखा था इसके टाइप। उसके बाद में हमने किसके बारे में देखा? हमने मैकेनिकल थिनिंग के बारे में देखा था। मैकेनिकल थिनिंग क्या होती है? तो ये किसके आधार पर की जाती है? तो एक तो थंब रूल, और ये की जाती है स्टैंडर्ड स्टिक के आधार पर की जाती है। स्टैंडर्ड स्टिक के बेस पर जो थिनिंग की जाती है वो मैकेनिकल थिनिंग होती है। उसके बारे में हमने देखा था और उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने ऑर्डिनरी थिनिंग के बारे में चर्चा की थी। ऑर्डिनरी थिनिंग को और हम किस किस नाम से जानते हैं? तो जर्मन थिनिंग के नाम से भी जाना जाता है इसको, बिलो ट्री थिनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, और लोअर थिनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके कितने 3 नाम हो जाएंगे? जर्मन थिनिंग, बिलो ट्री थिनिंग और लो थिनिंग, और एक हो जाएगा ऑर्डिनरी थिनिंग। ठीक है ना? आज हम चर्चा करेंगे क्राउन थिनिंग से स्टार्ट करेंगे। क्राउन थिनिंग क्या होता है, इसके प्रकार कितने, इसके उपनाम क्या, वो सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो कल हमने इतने सभी के बारे में एक सेशन कवर किया था। उस सेशन के अंदर हमने ये सारी चीजें कवर की थी। आज हम देखेंगे क्राउन थिनिंग के बारे में देखेंगे। क्राउन थिनिंग क्या होती है इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले। ठीक है ना? तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्राउन थिनिंग। कौन सी थिनिंग? क्राउन थिनिंग। इसके बारे में हमें विस्तार से पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहले हमने मैकेनिकल थिनिंग और दूसरा हमने जो ऑर्डिनरी थिनिंग देखा था, उसी के भांति ये भी हमारे क्राउन थिनिंग, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो अगली हमारे थिनिंग का जो प्रकार है वो हो जाएगा इसमें इसमें टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? थिनिंग। और इसमें भी कौन सा हम पढ़ रहे हैं? थिनिंग का प्रकार इवन एज थिनिंग पढ़ रहे हैं। कौन सा थिनिंग पढ़ रहे हैं हम? इवन एज थिनिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। थिनिंग के अंदर इवन एज, और इवन एज के अंदर हम पढ़ रहे हैं नंबर 3 पर होगा हमारे क्राउन थिनिंग। कौन सा थिनिंग? क्राउन थिनिंग। ठीक है ना? तो इसमें इसके नाम से स्पष्ट है इसके अंदर हम किस प्रकार थिनिंग की क्रिया करते हैं। तो इसके अंदर जो क्राउन वाला जो भाग होता है, क्राउन वाला भाग कौन सा होता है हमारा? ये अगर कोई वृक्ष है तो ये कोई वृक्ष हो गया, तो वो जो बोले के जो ऊपर वाला जो भाग होता है ये हमारे क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। तो हम इसके ऊपर इस वाले भाग के ऊपर जितनी भी क्रियाएं करेंगे, काट छाट जो भी करेंगे, वो हमारे क्या कहलाएगा? हमारे क्राउन थिनिंग का अंदर आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम देखते हैं क्राउन थिनिंग के सबसे पहले इसके ऊपर के भाग, या हम कह सकते हैं इसके क्राउन थिनिंग के उपनाम क्या क्या है। क्राउन थिनिंग के उपनाम क्या क्या है ये हमको पता होना चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ज़्यादातर जो मोस्टली अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं क्राउन थिनिंग से, वो इसके उपनाम से पूछे गए हैं, या और कॉमन नेम कौन कौन से क्राउन थिनिंग है। तो इसके जो मोस्टली जो क्राउन थिनिंग है इसके उपनाम कितने हैं? तो इसके 3 उपनाम है। नंबर 1 हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्या? हाई थिनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो क्राउन थिनिंग होती है इसको हाई थिनिंग के नाम से जानते हैं। अगला हो जाएगा हाई थिनिंग, या फिर हम कह सकते हैं इसी को फ्रेंच थिनिंग। फ्रेंच थिनिंग भी किसको कहा जाता है? क्राउन थिनिंग को कहा जाता है। या हम कह सकते हैं अबाउ ट्री थिनिंग। तो इस प्रकार से जो थिनिंग है इसके जो क्राउन थिनिंग है उसके कितने नाम होते हैं? हाई थिनिंग, फ्रेंच थिनिंग और अबाउ ट्री थिनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना? उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके पीछे जो इसके अंदर जो क्रिया की जाती है, इसके पीछे को करने का क्या उद्देश्य है। तो जो क्राउन थिनिंग होती है इसको करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? तो जो भी हमारा क्राउन होगा, जो भी क्राउन वाला जो पार्ट है इसमें, या फिर हम कह सकते हैं इसमें कोई भी फॉरेस्ट है उसके अंदर जो कमजोर क्राउन वाले जो वृक्ष हैं, कमजोर क्राउन वाले वृक्ष को रिमूव करते हैं। इसके अंदर किसको रिमूव करते हैं? जो किसी फॉरेस्ट के अंदर जो कमजोर क्राउन वाले या कमजोर कैनोपी वाले जो ट्री होंगे उनको वहां से रिमूव किया जाता है। तो ये इसका पर्पज होता है किसका? क्राउन थिनिंग का। ये इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्राउन थिनिंग कितने प्रकार की होती है। तो जो क्राउन थिनिंग होती है, क्राउन
थिनिंग, जो हमारी क्राउन थिनिंग होती है ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जो क्राउन थिनिंग होती है ये 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट बात करें यहाँ पर हम, नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर लो क्राउन थिनिंग। कौन सी थिनिंग? लो क्राउन थिनिंग, या इसी को एक और नाम से जानते हैं LC ग्रेड। जो हमारी लो क्राउन थिनिंग है इसको एक और नाम से जाना जाता है LC ग्रेड के नाम से जाना जाता है। और दूसरा प्रकार हो जाएगा इसके अंदर हाई क्राउन थिनिंग, या इसी का दूसरा नाम होता है HC ग्रेड। ठीक ना, तो ये नाम भी हमको पता होना चाहिए। पहला होता है LC ग्रेड, या LC ग्रेड को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लो क्राउन थिनिंग, और दूसरा होता है हाई क्राउन थिनिंग जिसको हम HC ग्रेड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, इन सभी के बारे में यहाँ तक हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, लो क्राउन थिनिंग या फिर हो जाएगा हाई क्राउन थिनिंग। इसका एक और नाम दिया जाता है कहीं कहीं जगह। जो लो क्राउन थिनिंग होती है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक नाम से और जाना जाता है लाइट थिनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो हाई जो थिनिंग होती है इसको एक और नाम से जाना जाता है, और वो हो जाएगा हमारे हैवी क्राउन थिनिंग। ठीक है ना, तो आप मोस्टली जो ज़्यादातर बुक के अंदर जो प्रीफर किया जाता है वो हैवी क्राउन थिनिंग, और दूसरा हो जाएगा लाइट क्राउन थिनिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें लाइट L का अर्थ हो जाएगा लाइट या फिर लो, और C का अर्थ हो जाएगा क्राउन थिनिंग। ठीक है ना, तो ये इसके 3 उपनाम हो जाएंगे। कौन कौन से? हैवी क्राउन थिनिंग, या HC ग्रेड, या फिर हो जाएगा लाइट क्राउन थिनिंग, या ये हो जाएगा LC ग्रेड। ठीक है ना, तो ये इसके नाम होते हैं जिसके अंदर हमको ये पता होना चाहिए। अब हम अंदर देखते हैं इसके अंदर जो हमारा लाइट या लो क्राउन थिनिंग होता है इसके अंदर हम किन किन वृक्षों को हटाते हैं, और हैवी क्राउन थिनिंग के अंदर हम किन वृक्षों को हटाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइट क्राउन थिनिंग के अंदर हम किन किन चीज़ों को रखते हैं। ठीक है ना, तो लाइट क्राउन थिनिंग के अंदर हम किन चीज़ों को रिमूव करते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? LC ग्रेड। ठीक है ना, इसका टाइप कौन सा हो जाएगा? LC ग्रेड, या LC ग्रेड को हम कह सकते हैं लाइट क्राउन थिनिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो हम जनरली जो रिमूव करते हैं, इसके अंदर जो जनरली रिमूव की जाती है वो कौन कौन से पार्ट किए जाते हैं प्लांट के? तो इसके अंदर जनरली 3 चीज़ों का हमें याद रखना है, किन किन चीज़ों को रिमूव किया जाता है। यानी कि क्राउन को हम अल्टीमेटली रिमूव कर रहे हैं, जो वीक जो क्राउन होता है उसको रिमूव करते हैं। तो वीक क्राउन जो होता है किसी प्लांट का, उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ड्राई पेड़ होगा उसको, ड्राई ट्री को हटाते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें जो भी डेड यानी कि जो भी मरा हुआ जो प्लांट होगा उसको हटाते हैं। और इसके अतिरिक्त हम बात करें, इसके अतिरिक्त हम हटाते हैं डिजीज, अगर किसी प्लांट के लगी हुई है तो अगर उससे ग्रसित कोई प्लांट है, उसका अगर क्राउन डिजीज ग्रसित है तो उसको हम रिमूव करते हैं। तो ये 3 हमें याद रखना है। इसके अतिरिक्त हम इसके अंदर एक चीज़ और हटाते हैं, और वो हो जाएगा वो किसको हटाते हैं? हम WHO वॉल ट्री को हटाते हैं। वॉल ट्री क्या होता है ये मैं अभी आगे बताऊंगा। सॉरी, वॉल ट्री नहीं, वॉल्फ। इसके अंदर और किस किस को हटाते हैं हम? तो LC ग्रेड के अंदर हम हटाते हैं किसको? ड्राई ट्री को, डेड ट्री को, डिजीज ट्री जो होता है उसको हटाते हैं। और साथ साथ में इसमें हटाया जाता है वॉल ट्री को हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है? वॉल ट्री। वॉल ट्री क्या होता है तो उसके बारे में आप यहाँ देखना। ठीक है ना, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के अंदर आपको वॉल ट्री अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, वॉल ट्री क्या होता है। तो सभी इधर ध्यान देना आपने। ये कोई मान लीजिए एक वृक्ष हो गया, और ये कोई वृक्ष हो गया, और इसी के पास में एक और वृक्ष है। ये कोई वृक्ष है, ये मान लीजिए A वृक्ष है, और ये मान लीजिए B वृक्ष है। ठीक है ना, अब A वृक्ष का जो क्राउन है वो क्या कर रहा है, जो B वृक्ष का जो क्राउन है इसके ऊपर जा रहा है। मान लीजिए ये जो A वृक्ष है, इस A वृक्ष का जो क्राउन है वो इस प्रकार से ऊपर जा रहा है। किस वृक्ष के? B वृक्ष के ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, जो हमारा B प्लांट है, B प्लांट के ऊपर किसकी प्रधानता है? जो A प्लांट है उसके क्राउन की प्रधानता है। यानी कि आपने कई बार ऐसे वृक्षों को देखा होगा जो वृक्ष क्या करते हैं, छोटे वृक्षों के ऊपर अपना जो बड़ा जो क्राउन होता है या बड़ा जो वृक्ष होता है वो उसका क्राउन वाला पार्ट चला जाता है। उसकी वजह से जो B वाला जो पौधा है, इस B वाले पौधे का ये वाला भाग क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और ये सही से ग्रो नहीं कर पाता है। तो ऐसे पादप को भी इसमें हटाते हैं हम। मान लीजिए जो A प्लांट है, इस A प्लांट में हम क्या करेंगे, ये वाला जो भाग होता है, इस A वाले भाग के इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, और ऐसे वृक्षों को हम क्या नाम देते हैं? वॉल्फ ट्री नाम देते हैं। तो वॉल्फ ट्री के अंदर क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब एक वृक्ष का क्राउन दूसरे वृक्ष के क्राउन को ढक देता है
जिससे उस वृक्ष की वृद्धि नहीं हो पाती, उस वृक्ष की वृद्धि नहीं हो पाती हैं, ऐसे वृक्ष को हम क्या कहते हैं, वोल्फ ट्री के नाम से जानते हैं। उस वृक्ष को क्या नाम देते हैं, वोल्फ ट्री के नाम से जानते हैं। और ऐसे वृक्ष को हटाने की क्रिया, ऐसे वृक्ष को हटाने की क्रिया, ऐसे वृक्षों को हटाने की क्रिया क्या कहलाता है, तो वोल्फिंग कहलाती है। क्या कहलाता है, वोल्फिंग। ऐसे वृक्षों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, वोल्फिंग कहलाती है। ये टर्म भी हमको याद रखना है। तो इसमें हमें दो शब्द पता होना चाहिए। सबसे पहले एलसी ग्रेड जो हमारा होता है उसके अंदर ये जनरली तीन चीज़ें तो हम हर एक थिनिंग के अंदर हटाते आ रहे हैं, यानी मैकेनिकल थिनिंग के अंदर भी हमने जो भी ड्राई ट्री थे, डेडली ट्री थे और जो भी डिजीज से ग्रसित जो भी ट्री थे उन सभी को हमने हटाया था। किसके अंदर, ऑर्डिनरी थिनिंग के अंदर भी हटाया था हमने इसको, और इसके अलावा हमने हटाया था इसको मैकेनिकल थिनिंग के अंदर भी हटाया। तो ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस तो हर एक थिनिंग के अंदर जो मेथड है उसके अंदर की जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर जो विशेषता पर्टिकुलर जिस थिनिंग के अंदर होती है वो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट हो जाएगा वोल्फ ट्री। किसके अंदर रिमूव की जाती है, तो वो हम रिमूव करते हैं एलसी ग्रेड के अंदर रिमूव करते हैं। और वोल्फ ट्री क्या होता है, तो जब किसी वृक्ष का क्राउन दूसरे वृक्ष के क्राउन को ढक देता है, जिसकी वजह से ढके हुए वृक्ष की वृद्धि सही तरह से नहीं हो पाती है और उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, या उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम जब वोल्फ ट्री को हटाते हैं तब उस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, वोल्फिंग नाम देते हैं। तो ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है और ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि वोल्फिंग क्या है। तो वोल्फिंग क्या है, तो वोल्फ ट्री को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, वोल्फिंग कहलाती है। और वोल्फ ट्री के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्फ ट्री क्या है, वोल्फिंग क्या है और एलसी ग्रेड के अंदर हम क्या क्या चीज़ को रिमूव करते हैं। तो इस डायग्राम को देखने के बाद में आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम यहाँ नीचे देख लेते हैं। मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा अगली ग्रेड है वो हो जाएगी हमारे नंबर सेकंड एचसी ग्रेड। कौन सा ग्रेड, एचसी ग्रेड। एचसी ग्रेड के अंदर हम क्या करते हैं, तो जब किसी वृक्ष को किसी वृक्ष में से ड्राई और डेडली और डिजीज वाले प्लांट को हटा देते हैं या उसके क्राउन को हटा देते हैं, उसके बाद में जो डोमिनेंट जो ट्री होते हैं, डोमिनेंट ट्री, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हेवी क्राउन ग्रेड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जनरली जो डोमिनेंट और कोडोमिनेंट जो ट्री होते हैं उनके क्राउन में अगर कोई भी डिजीज लग रही है या वो अगर ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं, दूसरे वृक्ष के क्राउन को दबा रहे हैं या उनमें कुछ काट चाट पत्तियां टूटी फूटी है या कटी छटी है, तो उनको वहाँ से हटाया जाता है। वो जो सारी क्रिया किसके अंदर रखी जाती है, वो रखी जाती है एचसी ग्रेड के अंदर, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे कंप्लीट होता है, एलसी ग्रेड और एचसी ग्रेड, ठीक है ना। दोनों क्या होता है, मैंने दोनों को समझा दिया। अब इसके साथ साथ में ये प्रॉपर यहाँ से नोट्स भी बनाते चलिएगा आप, लेकिन साथ साथ में बुक के अंदर भी आप देखते चलिएगा कि बुक के अंदर किस भाषा में दिया गया है और बुक के अंदर जो लैंग्वेज है उसका अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है ना। मैंने इसको सरल और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप एक बार इसको नोट्स बना लेना, उसके बाद में वापस से इस वीडियो को थोड़ी स्पीड मोड में डालकर इसके आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारे कौन सा थिनिंग कंप्लीट होता है, ये हमारे क्राउन थिनिंग है वो पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं अगली थिनिंग के बारे में, जो फ्री थिनिंग है उसके बारे में हम देखते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फ्री थिनिंग के बारे में। हाँ, तो अब हम इस थिनिंग के अंदर चर्चा करने वाले हैं नंबर 4, जो हमारी थिनिंग का प्रकार है। कौन सी थिनिंग का, इवन एज थिनिंग का जो प्रकार है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उस थिनिंग का नाम क्या है, फ्री थिनिंग। क्या नाम है, ये नाम याद होने चाहिए, फ्री थिनिंग, ठीक है ना। अगर ये नाम पता होंगे तो ही इसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन करनी है हमको, उन चीज़ों के बारे में हमको नॉलेज होगा, ठीक है ना। तो अगले हमारे जो थिनिंग का टाइप है इवन एज थिनिंग के अंदर वो हो जाएगा हमारा फ्री थिनिंग। फ्री थिनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके अंदर भी हमें सबसे पहले इसके उपनाम हमको याद होने चाहिए, इसके उपनाम हमको याद होने चाहिए सॉरी, उपनाम। इसके उपनाम क्या क्या हैं, तो इसके उपनाम की चर्चा करें तो इसके भी 3 उपनाम है। जैसे हमने सबसे पहले देखा था ऑर्डिनरी थिनिंग के भी 3 नाम देखे थे, कौन कौन से। सबसे पहले हमने लो थिनिंग भी ऑर्डिनरी थिनिंग होते हैं, जर्मन, और एक होता है बिलो ट्री थिनिंग हो जाएगा। इसी प्रकार क्राउन के देखे थे, क्राउन के भी 3 नाम थे, कौन कौन से। पहला हो जाएगा हाई थिनिंग, दूसरा हो जाएगा फ्रेंच थिनिंग, नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर अबाउट ट्री थिनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो फ्री थिनिंग है इसके भी कितने नाम है, 3 उपनाम है, कौन कौन से, तो वो हो जाएंगे इसके अंदर नंबर फर्स्ट, इसको इलाइट थिनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इलाइट थिनिंग के नाम से भी किसको जाना जाता है, तो फ्री थिनिंग को जाना जाता है। इसके बाद बात करें, एक तो हो जाएगा इलाइट थिनिंग, और इसी को जाना जाता है क्या, मॉडिफाइड थिनिंग के नाम से। मॉडिफाइड थिनिंग के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है फ्री थिनिंग को जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मॉडिफाइड थिनिंग। मॉडिफाइड थिनिंग के नाम से, इलाइट थिनिंग के नाम से, और एक और नाम होता है इसका, और वो होता है सिंगल ट्री
एक और नाम होता है सिंगल ट्री सिल्वीकल्चर, सिंगल ट्री सिल्वी कल्चर, ठीक है ना। तो इसको 3 नाम से जाना जाता है, इलाइट थिनिंग, मॉडिफाइड थिनिंग और सिंगल ट्री सिल्वीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिंगल ट्री जो सिल्वीकल्चर है, ये नाम मेनली याद रखना, ये अभी हाल ही में जो बीएचयू का पेपर हुआ था 2019 के समथिंग या 2020 वाले पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है कि फ्री थिनिंग का अदर नेम क्या है, तो वो हो जाएगा सिंगल ट्री सिल्वीकल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर दूसरे नाम दे रखे थे, ये नाम नहीं दे रखे थे और ये नाम दे रखा था, ठीक है ना। क्योंकि सिंगल ट्री सिल्वीकल्चर का जो अर्थ निकलता है वही क्या निकलता है, फ्री थिनिंग से ही निकलता है, इसीलिए इसको कहीं कहीं सिंगल ट्री सिल्वीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है ना। तो ये 3 नाम हमको पता होना चाहिए, इलाइट थिनिंग, मॉडिफाइड थिनिंग और सिंगल ट्री सिल्वीकल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिल्वीकल्चर क्या होता है, तो अभी इसका टेंशन मतलब सिल्वीकल्चर हमारे फॉरेस्ट्री के अंदर एक अलग से टॉपिक दे रखा है, उसके बारे में हम वहाँ पर इसका डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं जो फ्री थिनिंग होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके प्रमुख पीछे का करने का उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा, इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा फाइनल क्रॉप ग्रो, जो फाइनल जो क्रॉप होती है, फाइनल क्रॉप ग्रो फ्री, फाइनल क्रॉप ग्रो फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, ठीक है ना। इसका जो प्रमुख पीछे का जो पर्पज है वो क्या हो जाएगा, तो फाइनल क्रॉप ग्रो फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, यानी कि इसके अंदर मैंने आपको जब स्टार्टिंग में कल जो इसके पहले का जो सेशन देखा था, उस सेशन के अंदर आपको इसके बारे में बताया था, जब हमने यहाँ पर केवल इसके स्लाइड देखी थी, केवल नाम देखे थे, उसके अंदर मैंने एक लाइन बताई थी, इसके अंदर फ्री जो थिनिंग होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी हमारा जो वृक्ष होता है, यानी कि फ्री थिनिंग के अंदर इससे पहले जो हमने जितने भी थिनिंग की क्रियाएं की थी, उन क्रियाओं के चयन के बाद में जो लास्ट में जो हमारा वृक्ष बच जाता है, जैसे हमने इससे पहले कौन कौन सी मैकेनिकल थिनिंग की थी, दूसरी ऑर्डिनरी, तीसरी की थी हमने क्राउन थिनिंग, उन तीनों थिनिंग को करने के बाद में जो हमारा जो सेलेक्टिव जो वृक्ष बचता है, उस वृक्ष को हम बिना किसी इंटरफेरेंस यानी उसके अंदर बिना किसी इंटरफेरेंस यानी कि हम डिस्टर्ब के उसको वृद्धि करने देते हैं, उस थिनिंग को क्या कहा जाता है, फ्री थिनिंग। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट में जो चयन किया हुआ जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष को वृद्धि करने के लिए जो भी आवश्यक जितनी भी जरूरत की चीजें होती है वो हम उसको मुहैया करवाते हैं, उसके बाद में जो भी उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसको उससे दूर रखा जाता है, और वो दूर रखने के लिए जो भी हम थिनिंग की प्रक्रियाएं करते हैं वो हमारे किसके अंदर आती है, फ्री थिनिंग के अंदर आती है। कैसे, उदाहरण के रूप में इसको समझना, सभी इधर ध्यान देना। मान लीजिए हमारा जो हमने चयन किया था वो चयन किया हुआ वृक्ष ये हो गया, ठीक है ना, ये हमारा चयन किया हुआ वृक्ष हो गया, यानी कि लास्ट में हमने इसके अंदर जो ये हमारा जो वृक्ष है इसके अंदर हमने मॉडिफाई क्या मैकेनिकल थिनिंग भी इसके अंदर कर ली हमने, इसका अतिरिक्त हमने इसके अंदर ऑर्डिनरी थिनिंग भी कर ली और क्राउन थिनिंग भी कर ली। ये मैकेनिकल, ऑर्डिनरी और क्राउन थिनिंग करने के बाद में जो हमारा वृक्ष बचता है वो वृक्ष ये हमारा चयन किया हुआ ये वृक्ष हो गया। अब इस वृक्ष को तो अगली थिनिंग कौन सी आती है, फ्री थिनिंग। फ्री थिनिंग में हम क्या करते हैं, तो इस वृक्ष को वृद्धि करने के लिए जो भी आवश्यक चीजें होती है, चाहे वो न्यूट्रिएंट होगा, फर्टिलाइजर हो गया, इरिगेशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, जो भी इसको आवश्यक मात्रा में जो भी पदार्थ चाहिए होते हैं वृद्धि करवाने के लिए, वो इसको हम मुहैया करवाते हैं। और इसकी वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो दूसरे कारक होते हैं, जैसे कीट हो गया, इस चयन किए हुए वृक्ष में अगर कोई कीट लग रहा है, रोग लग रहा है, तो उससे बचाने के लिए हम जो भी थिनिंग की क्रिया करते हैं वो हमारे फ्री थिनिंग के अंदर आती है। और वो भी कौन सी करते हैं हम, इंटरफेरेंस, यानी कि इसको किस माध्यम में ग्रो करवाया जाता है, तो फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, अपने हाल में मस्त रहता है, अपने हाल में ये वृद्धि करता रहता है, और इसको हम किसी दूसरे को छूने भी नहीं देते। ये अल्टीमेटली ये मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारे फ्री थिनिंग का पर्पज क्या होता है, तो फाइनल क्रॉप ग्रो फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। इसके नाम से स्पष्ट है कि फाइनल यानी कि लास्ट की जो चयन की हुई जो भी हमारा वृक्ष होगा वो हमारे ये हो जाएगा। मान लीजिए ये होगा कौन सा वृक्ष, ए वृक्ष होगा। कौन सा वृक्ष है हमारा, ए वृक्ष है। और फाइनल क्रॉप हो गया हमारा, और ग्रो यानी कि वृद्धि करवाने के लिए, फ्री यानी कि स्वतंत्र हो गया, और इंटरफेरेंस यानी कि बिना किसी इसको डिस्टर्बेंस के इसको वृद्धि करवाने के लिए हम छोड़ देते हैं इसे। तो ये हमारा किसका उद्देश्य होता है, फ्री थिनिंग का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो फ्री थिनिंग के 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। दूसरा नाम क्या है, इलाइट, मॉडिफाइड, सिंगल। 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं और एक उद्देश्य से बनता है। सीधा सीधा ये की लाइन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, फाइनल क्रॉप ग्रो फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस किस थिनिंग के अंदर की जाती है, किस थिनिंग का प्रमुख उद्देश्य है, पर्पज है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा फ्री थिनिंग का हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके ये फ्री थिनिंग हमारे यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ डिटेल से नहीं पढ़ना है हमको। उसके बाद में नंबर 5 नंबर की जो थिनिंग है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं अगली थिनिंग के बारे में। नंबर 5वीं जो थिनिंग है उसके बारे में देखते हैं। ये नाम जितने भी मैं उपनाम बता रहा हूँ सभी थिनिंग के ये आपको याद होने चाहिए। एग्जाम के अंदर इनमें से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अगली जो नंबर 5 नंबर की थिनिंग होगी वो हमारे होगी क्राइब्स थिनिंग। कौन सी थिनिंग हो जाएगी,
कार्बिसस थिनिंग हो जाएगी या क्राइब्स थिनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ये थिनिंग क्या होती है, तो इस थिनिंग के बारे में अभी हमको कुछ एक दो एडिशनल पॉइंट पता होना चाहिए, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस थिनिंग का उपनाम क्या होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। इस थिनिंग का जो उपनाम होता है वो क्या होता है, तो इसको एडवांस थिनिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम, एडवांस थिनिंग के नाम से किस थिनिंग को जाना जाता है, तो एडवांस थिनिंग के नाम से हम जो कार्बिसस थिनिंग होती है या क्राइब्स जो थिनिंग होती है इसको एडवांस थिनिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें इसका पीछे का एम क्या है, उद्देश्य क्या, तो इसके उद्देश्य हो जाएगा इसका जो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें, इसके अंदर कंपटीशन, इसके अंदर जो प्रमुख इसका उद्देश्य वो हो जाएगा कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले, कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले जो स्मॉल ट्री जो होते हैं या छोटे वृक्ष को हटाना किस थिनिंग का पर्पज है, तो वो हो जाएगा हमारे एडवांस थिनिंग का पर्पज हो जाएगा। इसका जो पर्पज है वो क्या है, तो कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले स्मॉल ट्री को हटाना, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर, जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये मान लीजिए कोई फॉरेस्ट हो गया, ठीक है ना, ये हमारा कोई फॉरेस्ट हो गया, और मान लीजिए इसी के साथ में जो आपको ये रेड कलर में जो मैं छोटे छोटे जो वृक्ष बना रहा हूँ, ये कौन से वृक्ष है, स्मॉल वृक्ष है, ठीक है ना, ये स्मॉल वृक्ष है। तो हमें क्या करना है, जब भी ये इस प्रकार का फॉरेस्ट दिखाई देता है, इस प्रकार के फॉरेस्ट में यदि कंपटीशन स्टार्ट होता है, यानी प्रतिस्पर्धा स्टार्ट होती है, किसके लिए प्रतिस्पर्धा स्टार्ट होती है, तो कई कारण से प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो सकती है। किसके लिए, पहले तो हो सकता है पानी के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा हो सकती है, न्यूट्रिएंट के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है, सनलाइट के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा हो सकती है, इसके अलावा वृद्धि करने के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा हो सकती है, अपनी लाइफ साइकिल है इसको बड़ा बनाने के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो प्रतिस्पर्धा कई प्रकार की हो सकती है। तो कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा स्टार्ट होने से पहले इन जो भी 8 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इनमें प्रतिस्पर्धा स्टार्ट होने से पहले हम क्या कर देते हैं, जो भी स्मॉल ट्री होते हैं, छोटे जो वृक्ष होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जो भी आपको ये जो मैं गोला बना रहा हूँ, ये हमारे मान लीजिए छोटे वृक्ष है, तो इनको क्या करेंगे, हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं, काट छाट कर देते हैं इनका, ठीक है, इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में हमारे जो वृक्ष बचते हैं वो कौन से बचते हैं, जो केवल बड़े वृक्ष हैं वही बचते हैं, जो हमारे बड़े वृक्ष थे वही बचते हैं शेष, केवल जो बड़े वृक्ष थे वही बचते हैं शेष। उसके बाद में क्या होता है, तो इन वृक्षों के अंदर जो छोटे वृक्ष थे ये क्या करते हैं, जितने ज़्यादा जो छोटे वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट और हमारे जो नमी होती है उसका अवशोषण ज़्यादा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो छोटे वृक्ष होते हैं रोग कीट को भी आक्रमण करते हैं। अगर हमको इनको रिमूव कर देंगे कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले, तो क्या हो गया, जो भी हमारे बड़े जो वृक्ष हो गए इनको संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट प्राप्त होने लगेगा, संतुलित मात्रा में इनको नमी प्राप्त होगी, संतुलित मात्रा में इनको प्रकाश प्राप्त होगा, संतुलित मात्रा में इनकी वृद्धि होगी, मेटाबॉलिक क्रियाएं होगी। तो उसके बाद में जो भी हमें हमारी जो क्वांटिटी होगी इन प्लांट के प्रति, वो हमें क्या होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही मात्रा में प्राप्त होगी। तो इसके पीछे का जो पर्पज होता है वो क्या होता है, तो अच्छे क्वालिटी का हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन इसके अंदर याद रखना है, किसके अंदर, जो एडवांस थिनिंग वो उसके अंदर हमें याद रखना है, कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले हमें क्या करना है, जो छोटे वृक्ष है उनको हटाना है, और किस प्रकार से हटाना है तो वो मैंने मेथड आपको बता दिया, ठीक है ना। ये होता है हमारे नंबर 5 प्रकार की थिनिंग, कौन सी हो जाए, या तो एडवांस थिनिंग या इसी का दूसरा नाम होता है क्राइब्स थिनिंग के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम नंबर 6 जो हमारे न्यूमेरिकल थिनिंग है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अगली थिनिंग होगी हमारे कौन सी, न्यूमेरिकल थिनिंग। न्यूमेरिकल थिनिंग के अंदर क्या करते हैं, तो न्यूमेरिकल के अंदर थिनिंग की जो क्रिया है वो किस प्रकार से की जाती है, तो वो जनरली अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं, उन फॉर्मूलों के आधार पर इसमें थिनिंग की जाती है। तो ये हो जाएगी कौन सी, न्यूमेरिकल थिनिंग। कौन सी थिनिंग हो जाएगी, न्यूमेरिकल थिनिंग हो जाएगी। इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर हमें एक सूत्र याद रखना है, कौन सा, एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले कई प्रकार के होते हैं, वो बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर केवल 1 या 2 फॉर्मूले लिखूंगा, वो फॉर्मूला याद रहेगा तो हम न्यूमेरिकल थिनिंग उसके अंदर वैल्यू रख के आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेम पर हेक्टेयर। पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेम पर हेक्टेयर, नंबर ऑफ स्टेम पर हेक्टेयर माइनस DBH रिलेशनशिप, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला तो क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टेम पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर कितने वृक्ष हैं, उनके तने कितने हैं, उनका नंबर संख्या कितनी है हमको, और माइनस निकालना DBH। इसका पूरा नाम होता है डायमीटर ब्रेस्ट हाइट, और डायमीटर ब्रेस्ट हाइट इनके बीच में रिलेशन कितना है उसका अगर हम माइनस कर देंगे, उसके जो भी वैल्यू आएगी उसको हम माइनस कर देंगे किससे, नंबर ऑफ स्टेम पर हेक्टेयर। तो उसके बाद में जो भी हमारा मान आएगा वो हमारे कौन सा आ जाएगा, न्यूमेरिकल थिनिंग के अंदर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं इसके अंदर,
ठीक है ना। ये फॉर्मूला वाला आप याद मत करना, केवल आप पांचों जो मैंने पहले बताई थी आपको, वो पांचों थिनिंग आपको याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल थिनिंग याद नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो नंबर ऑफ स्टेम अपॉन H2 माइनस हाइट रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले दिए थे, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे। आपको केवल जो नंबर फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला वो याद रख लेना, बाकी और कई सारे इसके फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर वो फॉर्मूला नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे जो नंबर 6 नंबर की जो हमारे थिनिंग है, कौन सी, न्यूमेरिकल थिनिंग, वो कंप्लीट होती है। मैं आपको जो हमारा इवन एज जो थिनिंग है वो इसी के साथ हमारे कंप्लीट होता है। इवन एज थिनिंग के अंदर हमने 6 प्रकार की थिनिंग के बारे में देखा था, उसके मैं फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवीजन करवा देता हूँ। पहला हमने देखा था मैकेनिकल थिनिंग, जिसमें आपको हमने थंब रूल और स्टैंडर्ड स्टिक के बेस पर हमने उसको किया था। उसके बाद में हमने ऑर्डिनरी थिनिंग देखा था। ऑर्डिनरी थिनिंग में हमने इसको 5 ग्रेड के अंदर डिवाइड किया था, उसके बेसिस पर हमने अलग अलग प्रकार से थिनिंग का कार्य किया था। नंबर 3 में हमने क्राउन थिनिंग देखा था। क्राउन थिनिंग के अंदर भी हमने 2 प्रकार देखा था, LC ग्रेड और HC ग्रेड, ठीक है ना। उसके बाद में हमने फ्री थिनिंग देखा था। फ्री थिनिंग के हमने 3 नाम देखे थे। इलाइट थिनिंग भी कहते हैं, इलाइट थिनिंग के नाम से भी, मॉडिफाइड थिनिंग के नाम से भी जाना जाता है उसको, और एक नाम से जाना जाता है उसको सिंगल ट्री या सिल्वीकल्चर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है ना। ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था फ्री थिनिंग हो गया। उसके बाद में हमारा कार्बेसियस थिनिंग था, जिसको एडवांस थिनिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जो कार्बेसियस थिनिंग होती है, इसमें क्या किया जाता है, तो कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्मॉल ट्री होता है उसको रिमूव कर देते हैं। और लास्ट में हमने देखा न्यूमेरिकल थिनिंग। न्यूमेरिकल थिनिंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें केवल ये फॉर्मूला याद रख लेना, नंबर ऑफ स्टेम पर हेक्टेयर और माइनस हम क्या करते हैं, डायामीटर ब्रेस्ट हाइट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम, जो भी उसका मान होता है उसको घटाकर इसका हम वैल्यू निकाल कर उसका हम न्यूमेरिकल थिनिंग के आधार पर हम थिनिंग का काम करते हैं। ये होती है हमारे इवन एज थिनिंग। अब इसके बाद में हम देखते हैं अनइवन एज थिनिंग के अंदर देखते हैं हम सिलेक्शन थिनिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा जो थिनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे खत्म होता है, ठीक है ना। तो अगला हो जाएगा हमारे कौन सा, अनइवन एज थिनिंग, ठीक है ना। थिनिंग के अंदर हो जाएगा अनइवन एज थिनिंग। इसके अंदर जो थिनिंग का जो मेथड है वो केवल एक ही थिनिंग का मेथड है, और वो हो जाएगा क्या, सिलेक्शन थिनिंग। कौन सा थिनिंग, सिलेक्शन थिनिंग। या हम कह सकते हैं कि मान लीजिए जो सिलेक्शन थिनिंग होता है इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को जो ये हमारा थिनिंग का जो प्रकार है अनइवन एज थिनिंग, इसको हम नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ये अनइवन जो कैरेक्टर होता है ये किस फॉरेस्ट का कैरेक्टर होता है, तो ये नेचुरल फॉरेस्ट का ये कैरेक्टर होता है। तो इसके आधार पर हमने उसका एक नया नाम दे दिया था, नेचुरल, इसका नाम दिया हमने नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग के नाम से इसको जानते हैं। तो अब नेचुरल फॉरेस्ट किस प्रकार का होता है, तो नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर कई कैनोपी की या क्राउन की लेयर्स पाई जाती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक वृक्ष तो हमारा ये हो गया, एक वृक्ष ये हो गया, एक छोटा सा वृक्ष ये हो गया, एक वृक्ष ये हो गया, एक वृक्ष मान लीजिए इस प्रकार से है, ये एक वृक्ष मान लीजिए ये इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होती है ये किस प्रकार के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें जो प्लांट की जो प्रजातियां होती है, स्पीसीज होती है, वो कई प्रकार की होती है, उनकी जो सब स्पीसीज होती है वो भी कई प्रकार की होती है, ठीक है ना। और इनके क्राउन जो होता है उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग प्रकार की होती है, कोई डोमिनेट होता है, कोई डोमिनेट होता है, कोई सरप्राइज होता है, कोई इंटरमीडिएट होता है। किसी की जो क्राउन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, कोनिकल होती है, इस प्रकार ये कई प्रकार के इनकी क्राउन की शेप होती है। और जो क्राउन की शेप की जो लेयर है वो लगभग 5 से 6 लेयर आ जाती हैं। तो वो किसके अंदर रखा जाता है, उसको नेचुरल फॉरेस्ट जो होता है उसका एक कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर 5 से 6 क्राउन की लेयर आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो अब उसके अंदर जो हम जो चयन का जो विधि काम में लेते हैं थिनिंग के लिए, वो कौन सी लेते हैं, सिलेक्शन थिनिंग। यानी कि हमें मान लीजिए इतने सारे प्लांट कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने 7 वृक्ष हैं। अब ये 7 वृक्ष के अंदर हम में से हमको किस पौधे के अंदर या किस प्रकार के ट्री के अंदर थिनिंग की क्रिया करनी है, तो उसके चयन के आधार पर हम थिनिंग की क्रिया करते हैं। तो उसी विधि को हमने क्या नाम दे दिया, सिलेक्शन थिनिंग नाम दे दिया। मान लीजिए जो नंबर 2 प्रकार का जो ये ट्री है, ये कोई मान लीजिए शीशम का वृक्ष होगा। अब शीशम के वृक्ष के लिए हमें थिनिंग का जो काम करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी विधि काम में ले रहे हैं। तो वो हम इसमें से कई सारी विधियां होने के कारण हम उसमें से पर्टिकुलर एक विधि का चयन करते हैं। तो उस चयन के आधार पर हमने इसमें ओवरऑल सभी के लिए एक टर्म यूज कर लिया, और उस टर्म का नाम क्या हो जाएगा, सिलेक्शन थिनिंग। तो सिलेक्शन थिनिंग के अंदर हमें थ्योरी किस प्रकार से लिखनी है कि वृक्ष की प्रजाति के आधार पर या पादप प्रजाति के आधार पर जब थिनिंग की क्रिया की जाती है तो उसको हम चयन विधि के आधार पर करते हैं, इसीलिए उसको हम चयन थिनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। थिनिंग को विलन के नाम से जानते हैं तो चयन विलन के नाम से इसको जाना जाता है। और जो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, और इसकी जो थ्योरी आप बुक के अंदर देख लेना, बुक के अंदर अच्छे से दी गई है। ऑथेंटिक बुक में से पढ़ोगे तो आपको ये थ्योरी उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यही याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर केवल ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनइवन
अनइवन एज के अंदर जो थिनिंग की जाती है वो किस प्रकार की थिनिंग की जाती है, तो सिलेक्शन थिनिंग की जाती है। हमको इसके बारे में जानकारी पता होना चाहिए। अब हम इसके अंदर थिनिंग के अंदर कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ आती हैं, उन शब्दावलियों को भी देख लेते हैं, उसके बाद में ये चैप्टर हमारे क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर प्रमुख रूप से जो शब्दावलियाँ आती हैं उन शब्दावलियों के बारे में हम देख लेते हैं। पहली तो कौन सी हो जाएगी, पहली हो जाएगी कौन सी, वोल्फिंग। वोल्फिंग क्या होती है मैंने बता दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी हमारे लोपिंग। लोपिंग क्या होती है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सभी इधर ध्यान देना, लोपिंग की बात करें, लोपिंग क्या होता है, तो जब किसी फॉरेस्ट के अंदर या जब किसी पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के अंदर मौजूद जो वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों को जो थिनिंग का जो पर्पज होता है, उस थिनिंग का पर्पज हमारे क्वालिटी या हम कह सकते हैं आय का ना होकर, यदि हम थिनिंग की क्रिया करने के दौरान जो भी उसकी शाखाएं होगी, टहनियाँ होगी, उनको जब हम पशुओं को खिलाते हैं या चारे के रूप में उनको प्रयोग करते हैं, तब उस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, लोपिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लोपिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो वृक्ष की शाखा को काटने का जब कोई उद्देश्य नहीं हो और उसको केवल उसके क्वालिटी को, उसके शेप को मेंटेन करने के लिए हम उसकी शाखाओं को काटते हैं, और शाखाओं को काटने के बाद में जब उसको हम पशुओं को या फिर मवेशियों को खिला देते हैं, तो इस मवेशियों को खिलाने की जो क्रिया होती है, या जब किसी वृक्ष को क्राउन को काटने का उद्देश्य कोई फिक्स नहीं होता है, तब उसे हम किस नाम से जानते हैं, लोपिंग के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब वृक्ष को काटने का उद्देश्य, वृक्ष को काटने का उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करने का नहीं हो, तब हम उस कटाई को लोपिंग कहते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी भी वृक्ष के अंदर, मान लीजिए ये हमारा वृक्ष था, इस वृक्ष का ये जो क्राउन है, इस वृक्ष क्राउन को हमने काट दिया, और इसके पीछे जो क्राउन को काटने का जो उद्देश्य है वो क्या है, हमारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने का नहीं है। हमने इसको ऐसे काट दिया, इस वृक्ष के हमने जो क्राउन की जो कटाई की थी वो इसके वृक्ष के शेप देने के लिए कर ली, या फिर इसकी जो अत्यधिक बढ़वार हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इसका क्राउन को काट दिया, या कुछ टहनियों को काट दिया, या ऐसे हमारा इच्छा हुई तो हमने काट दिया, या फिर मवेशियों के लिए चारे के लिए हमने इन टहनियों को काट दिया, और इसके बाद में जो नई टहनियाँ आएगा उससे इस पौधे की वृद्धि अच्छे से होगी। तो कहने का सीधा सा अर्थ होता है आर्थिक लाभ प्राप्त करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है वृक्ष से, तब उस कटाई को हम क्या नाम देते हैं, उसे हम लोपिंग के नाम से जानते हैं। तो वोल्फिंग और लोपिंग दोनों काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में एक दो टर्म और है, उन टर्म के बारे में हम देख लेते हैं। कल्चरल, एक आता है कल्चरल ऑपरेशन। कल्चरल ऑपरेशन के बारे में मैंने पहले बता दिया था आपको स्टार्टिंग के अंदर ही। कल्चरल ऑपरेशन क्या होता है, तो जब वृक्ष की शुरुआती अवस्था में जो भी हम क्रियाएं की जाती है, इनिशियल स्टेज के अंदर जो भी ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है, उसे हम कल्चरल ऑपरेशन के अंदर रखते हैं। जैसे सॉइल वर्किंग हो गया, सॉइल वर्किंग हो गया, इसके अतिरिक्त बात करें हम हमारा ड्रेनेज हो गया, ये जो भी क्रियाएं होती है ये कल्चरल ऑपरेशन के अंदर आती है। उसके बाद में हम देखते हैं एक दो टर्म और हैं, वो भी देख लेते हैं हम साथ साथ में, उसके बाद में हमारे चैप्टर क्लोज है। एक आता है, एक अगला टर्म हो जाएगा क्या, नंबर 3 हो जाएगा क्या, गार्डनिंग, सॉरी अगला जो टर्म है वो है हमारा ग्रिडलिंग। क्या हो जाएगा, ग्रिडलिंग। ये ग्रिडलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में। तो ग्रिडलिंग क्या होता है, तो जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारा एक फॉरेस्ट हो गया, सॉरी ये मान लीजिए कोई एक ट्री हो गया, ठीक है ना, ये कोई भी ए ट्री है मान लीजिए, तो इसके ग्रिडलिंग किसे कहते हैं, तो जब किसी फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री होता है उस ट्री के हमें क्या करना है, कोई भी मान लीजिए घना एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर हमें से केवल एक ट्री की कटाई करनी है, एक ट्री को वहाँ से निकालना है। उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मशीनरी लेके जाएंगे, और इस वृक्ष को हम काटने में जितना हमें, मान लीजिए इस वृक्ष को टोटल काटने में हमारे 5,000 का खर्चा आया, और इसको ट्रांसपोर्ट करके हम अगर इससे आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे, फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद में इस वृक्ष की पूरी की कटाई करेंगे, और उस वृक्ष को हम उस फॉरेस्ट से बाहर लेके आएंगे। इसमें टोटल हमारे काटने में, ये सब खर्चा करने में हमें इसमें कितना खर्चा लगा, इसके कटाई करने में हमें लगा 5,000 का टोटल खर्चा आ गया। और उसके बाद में इस कटाई करने के बाद में इस वृक्ष को फॉरेस्ट से बाहर निकालने में, फॉरेस्ट को बाहर निकालने में, और बाहर निकालने के बाद में इसको अपने टिम्बर, जो टिम्बर हमें अगर इसे प्राप्त करनी है तो टिम्बर इंडस्ट्री में इसको लेकर जाएंगे। वहाँ तक ले जाने में अगर हमें कितना टोटल खर्चा आ गया, 25,000 का खर्चा आ गया, या मान लीजिए 15,000 का खर्चा आ गया, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है कटाई करने पे हमें कितना केवल 5,000 का खर्चा है, लेकिन इसको फॉरेस्ट से बाहर निकालने में और इसको ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हमें टोटल खर्चा आ गया 15,000 का खर्चा आ गया। तो ये हमारे आर्थिक लाभ ने
हो गई, इसमें उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वृक्ष में कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे कि ये वृक्ष जो फॉरेस्ट के अंदर ही अपना आप ऑटोमेटिक सूख जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये फॉरेस्ट के अंदर जो वृक्ष है, इस वृक्ष का मान लीजिए जो इसका बोले वाला जो पार्ट है, ये वाला इसका बोले वाला पार्ट हो गया, इसके ऊपर ये इस प्रकार से इसकी शाखाएं लगी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो बार्क होती है, ये इसके दोनों इसके साइड में ये बार्क होती है, बार्क का अर्थ होता है क्या है, छाल। ये जो बार्क है या छाल है, इस छाल को हम क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे दोनों तरफ से, बीच में से जो बार्क होता है, बार्क को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब जैसे ही हम बार्क को कट करते हैं तो हम जनरली जानते हैं जड़ों के माध्यम से जाइलम की सहायता से पोषक तत्व ऊपर जाते हैं, और फ्लोएम की सहायता से और जो भी ऊपर भोजन बनता है वो जड़ों तक पहुंचता है। जैसे हम छाल को काटते हैं तो ये जाइलम और जो फ्लोएम होता है ये भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, या हम कह सकते हैं बार्क के अंदर जो मौजूद जो भी संवन ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम, जब ये कटिंग करते हैं तब वो भी कट जाते हैं, और कटने की वजह से इनके ऊपर ना ही ये जमीन से पोषक तत्व ऊपर पहुंच पाते हैं और ना ही पत्तियों से फ्लोएम की सहायता से जड़ों तक भोजन पहुंच पाता है। और जब भोजन नहीं पहुंच पाता है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। ये कुछ समय बाद में ऑटोमेटिक मर जाएगा, अपना आपका प्राण त्याग देगा। कौन, जो ये वृक्ष है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्रिडलिंग कहते हैं। तो ग्रिडलिंग क्या होती है, तो जब किसी वृक्ष को वन के अंदर ही उसके जो छाल होती है, छाल को काट देते हैं, और काटने के बाद में कुछ समय के बाद में वो मर जाता है या मृत हो जाता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्रिडलिंग कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने डायग्राम से समझा दी, अब इसकी हम तथ्यात्मक जो इसकी डेफिनेशन वो देख लेते हैं। जब वृक्ष की छाल, छाल को क्या कहते हैं, बार्क। जब वृक्ष की छाल को काट दिया जाता है तो कुछ समय बाद वह वृक्ष मृत हो जाता है। वह वृक्ष कुछ समय बाद में मृत हो जाता है, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ग्रिडलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस क्रिया को ग्रिडलिंग कहते हैं। ठीक है ना। और ये किस प्रकार सूखता है, तो मैंने बता दिया, जैसे हम इसकी बार्क या छाल को काटते हैं तो इसके अंदर जो मौजूद जाइलम फ्लोएम वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और जाइलम के द्वारा जो भी पत्तियों तक या पौधे के अन्य भागों तक जो भी न्यूट्रिएंट पहुंचाए जाते हैं वो नहीं पहुंच पाते, और फ्लोएम के भी डैमेज हो जाता है, जिसके कारण जड़ों तक भोजन नहीं पहुंच पाता, और दोनों क्रियाएं बंद कर देते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्षतिग्रस्त होने के बाद में पत्तियां अपना काम करना बंद कर देती है, और जड़ें भी अपना काम करना बंद कर देती हैं। तो कुछ समय बाद में वो वृक्ष ऑटोमेटिक सूख जाता है, और इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं, ग्रिडलिंग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ग्रिडलिंग नाम देते हैं। तो यह भी टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। क्या वोल्फिंग क्या होता है, लोपिंग क्या होता है, और ग्रिडलिंग क्या होता है, ये मैंने दोनों आपको समझा, तीनों समझा दिया। वोल्फिंग जब हमने क्राउन पढ़ा था तभी मैंने बता दिया वोल्फिंग क्या होता है। तो वोल्फ ट्री होता है, जो क्या होता है, तो जब इसका जो भी इसका क्राउन होता है वो दूसरे वृक्ष के क्राउन को ढक देता है या उसको नुकसान पहुंचाने लग जाता है, तो उसे हम वोल्फ ट्री के नाम से जानते हैं। और इस वृक्ष को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, वोल्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्फिंग कहते हैं। और एक टर्म एक और आता है इसके अंदर, ये मैं वोल्फिंग को हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। जब इसी के अंदर आएगी या ग्रिडलिंग के अंदर ही, यहाँ पे मैं एरो बना के लिख रहा हूँ, ग्रिडलिंग के अंदर जब हम ये सारी प्रोसेस कर देते हैं, सभी इधर ध्यान देने के बाद ग्रिडलिंग के अंदर हम क्या कर देते हैं, ये जो छाल है, छाल को काट देते हैं। काटने के बाद में जो वृक्ष होता है वो क्या हो जाता है, वृक्ष मर जाता है, और उस वृक्ष को वो मर जाता है यानी कि सूख जाता है। और उस सूखे हुए वृक्ष को, जो सूखा हुआ वृक्ष होता है उसे क्या नाम देते हैं, तो स्नेक ट्री के नाम से जानते हैं, स्नेक ट्री कहते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्नेक ट्री किसे कहते हैं, तो स्नेक ट्री हो जाएगा जब ग्रिडलिंग क्रिया के द्वारा जो सूखा हुआ वृक्ष क्या कहलाता है, हमारे स्नेक ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नेक ट्री कहलाता है। तो यह भी टर्म याद रखना, और इसी के साथ में आप मेंशन कर देना क्या, वोल्फ ट्री। ठीक ना। तो ये वोल्फ ट्री और स्नेक ट्री आपको याद आ जाएगा। वोल्फ ट्री क्या होता है, तो मैंने बता दिया था आपको, क्राउन, एक वृक्ष का क्राउन दूसरे वृक्ष के क्राउन को ढक देता है या उस पर प्रभावी होने लग जाता है, तो उस क्राउन को हम क्या काट देते हैं, उस ट्री को हम वोल्फ ट्री कहते हैं, और उस काटने की क्रिया को वोल्फिंग कहते हैं। स्नेक ट्री क्या होता है, तो ग्रिडलिंग क्रिया के दौरान जो कटा हुआ या सूखा हुआ जो वृक्ष होता है उसे हम स्नेक ट्री के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है टेंडिंग ऑपरेशन वो यहीं पर कंप्लीट होता है। टेंडिंग ऑपरेशन के हमारे कितने 3 सेशन हो गए। सबसे पहले टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर हमने प्रमुख इसके जो भी शब्दावलियाँ थी या फिर इसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो देखे। उसके बाद में हमने पर्टिकुलर एक टेंडिंग ऑपरेशन को लिया था, थिनिंग को। इन आपके जो सिलेबस के अंदर दे रखा है वो थिनिंग के जो चैप्टर हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मैं कुछ जो थ्योरी है वो ऐसे ही बोल के बता देता हूँ। आपके जो सिलेबस के अंदर जो टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर जो दे रखी है, टेंडिंग ऑपरेशन कौन कौन सी दे रखी है, एक तो वीडिंग दे रखी है, एक क्लीनिंग दे रखी है, और एक दे रखी है आपका थिनिंग दे रखी है। ठीक है ना। तो ये तीनों आपके टेंडिंग ऑपरेशन के अंदर सिलेबस के अंदर दे रखी है। इसमें से थिनिंग इतना विस्तार से नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी मैंने थिनिंग को सबसे इंपॉर्टेंट, या इसको थिनिंग के ऊपर हमने पर्टिकुलर 2 सेशन किए हैं, और ये थिनिंग एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसलिए मैंने पर्टिकुलर थिनिंग को विस्तार से डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की है। उसके बाद में लगभग इसके 12 सेशन या 12 से 13 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि
फॉरेस्ट्री का हमारे लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें केवल फॉरेस्ट्री के अंदर हमारे एक तो फॉरेस्ट मेजरमेंट बचा हुआ है। फॉरेस्ट मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं, यानी कि वन का मापन, जिसके अंदर हम हाइट मेजरमेंट देखेंगे, डायमीटर मेजरमेंट और एक हो जाएगा हमारे एज मेजरमेंट। ये तीनों फॉरेस्ट मेजरमेंट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में लगभग फॉरेस्ट्री हमारे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम फॉरेस्ट्री के अंदर देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री, और उसके बाद में हम सिल्वीकल्चर के बारे में देखें। तो लगभग ओवरऑल मान के चलिए आप ये 15 दिसंबर तक जो हमारा टारगेट था किसका, फॉरेस्ट्री का, वो कंप्लीट हो जाएगा 15 दिसंबर तक। उसके बाद में फॉरेस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मैं 2 से 3 इसके ऑब्जेक्टिव और जो भी क्वेश्चन आए हैं पिछले साल के पेपर में, वो पेपर यहाँ पर सोल्व करा दूंगा। तो मेरी तरफ से पूरी फॉरेस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा ट्रेंडिंग ऑपरेशन कंप्लीट होता है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इससे अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में फॉरेस्ट मेजरमेंट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।